हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन ऑफ यू फाइन। मुझे कहते हैं अली अजबद और दी अली अजबद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हम आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और हम आज बात करना चाहते हैं पेट्स के ऊपर। आप घर में डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, उसके लिए क्या अवेयरनेस है, क्या एसओपीज है, उनकी केयर कैसे की जा सकती है और आप खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं उनके साथ रहते हुए, और पेट्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं वैक्सीन करवा के, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको एक्शन में ला के। तो हमारे साथ वन एंड ओनली वेटनेरियन डॉक्टर आबिद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनको वेलकम कहता हूँ शो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर आबिद इज हियर फ्रॉम आबिद पेट्स क्लिनिक लाहौर। आज अली अजमत भाई ने हमें टाइम दिया तो हम सर आपने इंशाल्लाह दिया इसके हवाले से पेट्स के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। टाइम। आई होप आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे और इससे इंशाल्लाह जरूर आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आपको पता है हम डिफरेंट स्टोरीज भी कवर करते हैं। आज हमने कोशिश की कि आज, क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं जो पेट्स ट्रू। के शौकीन होते हैं, दे वांट कि पेट्स पालें, उनकी केयर होती है, एसओपीज होते हैं, सारे मामला होते हैं। ट्रू। तो हम अगर ओवरऑल पेट्स के ऊपर बात करें तो आपको पता है कि आजकल मोस्ट ऑफ द लोग जो है उसमें शौक रखते हैं, शौकीन रखते हैं। तो पेट्स के हवाले से अगर आप थोड़ा सा बताएं कि अगर लेट्स से डॉग है या कैट है, तो अगर हम कोई पपी लेके आते हैं या कोई किटन लेके आते हैं तो अर्ली डेज में उसको क्या फूड दिया जाए तो वो अच्छा रहता है उसके लिए, जिससे उसका इम्यून सिस्टम भी तगड़ा हो। अच्छा देखें, सबसे पहले जो फूड जिसका ख्याल रखना चाहिए हर बंदे को, चाहे वो बेचने वाला है या खरीदने वाला है, मदर मिल्क इज अ बेस्ट न्यूट्रिशन। माँ हम्म। से उस वक्त आप वीनिंग करवाएं या अलहदा करें बच्चे को कि जब एटलीस्ट वो 1.5 या 2 माह का हो जाए, 45 डेज या 60 डेज का हो जाए, तो वो अच्छा एक सिस्टम या एक हम्म। अच्छी एज होती है कि बच्चे को आप अलहदा करें माँ से। माँ के दूध का अल्टरनेट कोई चीज नहीं है। अच्छा, अगर बहुत अर्ली या अल्लाह ना करे किसी माँ की डेथ हो जाती है, अलहदा करना पड़े, तो फिर इस सिचुएशन में पपी या किटन को किटन मिल्क रिप्लेसर देते हैं। हम्म। और अगर लेट सपोज दूसरा पपी है तो पपी को पपी मिल्क रिप्लेसर। बहुत सारी ऐसी रेसिपी भी हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं अगर गोट मिल्क मिल जाए, हम्म। उसमें कुछ मल्टीविटामिन ऐड किए जाएं और कुछ इस तरह के ऑयल यानी ऐड कर दें 1-2 ड्रॉप्स, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, गैसेस ना हम्म। बने। तो वो बड़ा हेल्प करती हैं चीजें, घर पे भी आप बना सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट की बात करें तो वो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप पपी खरीदना चाहते हैं, आप न्यू हैं इस फील्ड में, या किटन खरीदना चाहते हैं, तो इट विल बी अ बेटर कि 1.5 या 2 मंथ की एज पे जो है ना आप उसे माँ से सेपरेट करें। वो बहुत अच्छा टाइम होता है और ग्रेजुअली फिर आप उसे फूड पे ला सकते यानी यानी हैं। आप समझते हैं कि अगर इन केस अगर मदर की डेथ हो जाती है अर्ली डेज में तो आप मिल्क रिप्लेसर यूज करें। मिल्क रिप्लेसर यूज करें, वो बहुत अच्छा ही चीज समझा जाता है। बैलेंस डाइट होती है, बच्चे को मल्टीविटामिन भी चाहिए होते हैं, और अगर हम घर का देते हैं तो उससे जो कॉम्प्लिकेशन या इश्यूज आते हैं देने के लिए देते हैं, लेकिन कंप्लीट फार्मूलेशन जो एक यानी हम कहते हैं कि मिल्क की कंपोजिशन जो होती है वो प्रॉपर बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये होता है, इजिली मिल जाते हैं, सस्ते हैं इस वक्त जो है ना मार्केट में मिल्क रिप्लेसर, तो वो यूज करने चाहिए। उससे पेट खराब नहीं होता, बच्चे की जो इम्यूनिटी डाउन जाती है वीनिंग के बाद या माँ से ठीक रहती है। अलहदा होने के बाद, या जिसे हम होम सिकनेस कहते हैं कि माँ से अलहदा हुआ, घर चेंज हुआ, तो वो मिल्क रिप्लेसर बड़े हेल्पफुल रहते हैं इस चीज में। सर आगे अगर चलें, थोड़ी सी आगाही भी लोगों को देते हैं, क्योंकि आपको पता है पेट्स हम रखते हैं, हमारे लिए भी तो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, हमें भी एसओपी देने चाहिए, हमें भी हेल्दी रहना है, पेट्स को भी ऑलराइट। हेल्दी रखना है। तो घर में जब हम कोई कुत्ता रखते हैं, कोई बिल्ली रखते हैं, तो उसकी वैक्सीनेशन भी होती है। तो वैक्सीनेशन के हवाले से अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए बताएं कि वो कितनी जरूरी है दोनों के लिए, कि आपको भी आप भी बेहतर रहते हो और आपका पेट भी बेहतर रहता अच्छा, इस हवाले से अगर हम बात करें तो हम एज ए वेटनेरियन या डॉक्टर इसको दो में डिवाइड करते हैं, दो है। चीजों में, कोर वैक्सीन और नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जो हर हाल होनी चाहिए पेट्स की, वो ठीक हमारे है। इन्वायरमेंट के लिए या इकोसिस्टम के लिए हम्म। हमारे अपने लिए बहुत जरूरी है। अगर कोर वैक्सीन की बात करें हम पपीज की, डॉग की, तो उसमें रेबीज सबसे पहले, क्योंकि रेबीज ऐसी डिजीज है जो एक दफा हो जाए तो ये जैसे कहते हैं ना डेड एंड होस्ट, कि जब तक उसका होस्ट या वो मरे ना फिर खत्म नहीं होती। एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ दुनिया में, शायद 21 केसेस ऐसे हैं जो रेबीज होने के बाद सरवाइव किए हैं। उनमें से अभी रिसेंटली एक फ्लड के दौरान जो रेबीज हुई, मेरा ख्याल है अहमद था उन उस वो पेशेंट सरवाइव का कर। नाम, वो सरवाइव कर ले। दीज आर एक्सेप्शनल थिंग्स कि 21 टोटल पूरी दुनिया में सरवाइव किए हैं, और 21 पेशेंट्स ये थे जो पाकिस्तान में थे। अदरवाइज कोई सरवाइव नहीं करता है। रेबीज की वैक्सीन बहुत जरूरी है, वो डॉग और कैट्स को दोनों को हम करते हैं, और ये 3 मंथ की एज पे करवाते हैं। और उससे पहले डॉग की बात करें तो डिस्टेम्पर है, पार्वो है, किनाइन हेपेटाइटिस है। तो ये वो वैक्सीन हैं जो हर हाल होनी चाहिए। ये
पेट्स की हेल्थ के लिए जरूरी होती हैं। सर इनको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जैसे आपने डिस्टेम्पर बताया है, पार्वो बताया है, इनको भी आप दोनों को अगर मैं डिस्टेम्पर की बात करूं तो हम्म। डिस्टेम्पर एक्चुअली 3 सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंड पे नर्वस सिस्टम। तो ये सारे साइन अर्ली अगर पता चल जाए तो टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल है। अगर नर्वस साइन आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है डिस्टेम्पर को कंट्रोल करना। और पार्वो एक डेडली वायरस है, छोटे बच्चों की डिजीज है, 6 मंथ से नीचे होती है, और इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपनी की हम लगाते हैं। तो इसमें ब्लडी डायरिया, वोमिट्स और इस तरह की चीजें आती हैं कि एनिमल डिहाइड्रेशन, या फिर ये हार्ट को इफेक्ट करता है, मायोकार्डाइटिस हम कहते हैं कि दिल को इफेक्ट करता है। तो हार्ट अटैक एक तरह से पपीज में आता है जितने छोटे हो। उससे बचाव की भी वैक्सीन अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस छोटे बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो लिवर को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इवन के आईज को भी इफेक्ट करता है। तो उसके हैं प्रोटोकॉल, उससे बचा जा सकता है। और इसी तरह अगर हम लेप्टोस्पिरा की बात करें, उसके 4 स्ट्रेन्स हैं जो पूरी दुनिया में कवर किए जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए जो मोस्टली किडनीज को इफेक्ट करता है, उससे बचा जा सकता है। और रेबीज का जैसे हमने पहले बताया, वो इंसानों के लिए और हमारे पेट्स के लिए जरूरी है। अच्छा सर, आगे अगर थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करें तो इसमें एक डॉग्स को अक्सर एक प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में, विच इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक। वो हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स भी आप थोड़े से बता दें, और उसकी रेमेडीज क्या है फौरी तौर पे जो आपको क्या करना चाहिए, पहले जो एसओपीज लेना अच्छा, चाहिए। हीट स्ट्रोक डेफिनेटली हम अगर टेम्परेचर और हाइपरथर्मिया की बात करते हैं ना, ये 2 चीजें होती हैं। हीट स्ट्रोक गर्मियों में होता है, और साफ ज़ाहिर है एक बॉडी टेम्परेचर एक मेंटेन रखने के लिए अल्लाह ने हमारे ब्रेन में एक सिस्टम बनाया हुआ है, हाइपोथैलेमस, या वो कंट्रोल करता है। जब कंट्रोल से बाहर होता है, ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, तो फिर ये हीट स्ट्रोक के इश्यूज आते हैं। उस सिचुएशन में यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल को होना नहीं चाहिए। उसके लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं, एनिमल को हवादार जगह पे रखें। और ब्रीड वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी लोकल ब्रीड्स थोड़ा हीट को जैसे होता है बर्दाश्त कर लेती हैं, इम्यून के होते हैं। इवन के टिक्स वगैरह के इश्यूज भी उनमें डिफरेंट हैं, या बेयरेबल होते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ब्रीड्स, जैसे अगर मैं बात करूं हस्की की, चाव चाव की, जर्मन शेपर्ड की, जिनकी फर बहुत ज्यादा होती है, टॉय ब्रीड्स हो या गई। टॉय ब्रीड्स होगी, जिसमें शिट्जू है, पोमेरेनियन है, ये वो ब्रीड्स हैं जिनको बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। अब हीट स्ट्रोक अगर हो जाता है तो सबसे पहले तो यही है कि उसके ऊपर हम जो है ना पानी डालें, हवादार जगह पे रखें। और फिर डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे या उसकी सिचुएशन क्या है। कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल हो तो ऑक्सीजन देना जरूरी होता है, फौरन आईवी करके उसे ड्रिप्स देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है हीट स्ट्रोक में, वाइटल ऑर्गन जो सॉफ्ट है, स्पेशली ब्रेन, लंग्स, लिवर, हार्ट, इन चीजों को हीट डिस्ट्रॉय ना करें। डिस्ट्रॉय मीन्स कि जैसे ही इनके सॉफ्ट टिश्यू या पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, वो हीट पे बड़े जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसको बचाना जरूरी होता है। उसके लिए ऑक्सीजन, उसके लिए ग्लूकोज, उसके लिए फ्लूइड्स, और साथ साथ पानी लगाएं, कोल्ड ट्रॉपी वगैरह कहते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिट है, अगर अल्लाह ना करे टेम्परेचर 108 109 पे जाता है तो वो डेंजरस होता है, बड़े कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर हमेशा यही कहा जाता है कि प्रिवेंशन सबसे बेहतर चीज है, तो प्रिवेंट करना चाहिए। इस ब्रीड्स की जिनकी फर ज्यादा होती है, बेटर देन क्योर। क्योर, एग्जैक्टली। तो उनको आप इस तरह के एनवायरनमेंट दें जिसमें वो कंफर्टेबल, या उनकी जीन्स या उसकी फिजिकल एक्टिविटी से जो है ना मैच करता हो एनवायरनमेंट, उसमें रखना चाहिए, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। अब जैसे हस्की पाकिस्तान के एनवायरनमेंट जून जुलाई अगस्त, जिनमें ह्यूमिडिटी भी होती है, सारी चीजें, तो हस्की के लिए 100% हमें एसी की जरूरत पड़ती है। हैं बहुत सारे लवर ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल कैनल बनाए हुए हैं, सेंट्रल एसी है हस्की के लिए, जर्मन शेपर्ड के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो वो एनिमल खुश रहता है और इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। सो या हमारे पास ये बड़ी एक प्यारी सी डॉक्टर के पास से एक प्यारी सी मेहमान है ये चेकअप के लिए, और ये कैट की ब्रीड है। डॉक्टर साहब से अगेन पूछते हैं कौन सी ब्रीड है कैट की, और इसका भी आप क्या चेकअप करने लगे हैं। इसका भी डॉक्टर साहब जनरल चेकअप करेंगे और इनसे सारी इसकी डिटेल्स पूछते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। ये फीफी है, और ब्रीड वाइज बात करें तो हम ये थोड़ा सा मिक्स ब्रीड है, जैसे आपको बताया पर्शियन और जो है ना रॉकडाइल भी कह सकते हैं, लेकिन ट्राई कलर है इसका। कलर की बात करें हम, और ये फीमेल कैट है, वैक्सीनेटेड है, स्प्रे हुई है, तो बड़ी अच्छी नेचर की और बड़ी फ्रेंडली कैट है। और ये इधर ही है, ये भी हमारे क्लिनिक पे मोस्टली रहती है। कभी ये एक और है हमारे डॉक्टर साहिबा हैं, तो वो साथ भी ले जाती हैं, तो जो है ना ये बहुत ही फ्रेंडली और बड़ी क्यूट सी कैट है फीफी, तो ये भी हमारे साथ होती है। इसका अगर थोड़ा सा जनरल चेकअप, अगर इसका जनरल चेकअप वही हेड टू टो हम सारी चीजें चेक करते हैं। कैट्स में जो इशू आते हैं, या ज्यादा आप कह दें डेंटल इशू बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इनकी फूड ज्यादातर कमर्शियल फूड या ये जिस तरह के खाने खाते हैं, तो गम्स वगैरह और सारी चीजें इनके इश्यूज आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके गम्स क्लियर है,
इसका ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली कैट्स में माउथ या सर एक चीज आप और बताइए कि इसके जिस तरह कैट्स की डिहाइड्रेशन का पता करना हो वो किस तरह अच्छा, पता चलता है? डिहाइड्रेशन स्किन जल्दी वापस आती है या? मल्टीपल फैक्टर है, हम्म। उनसे हम चेक करते हैं। एक तो आईज, सनकन आईज ना हो, नोज वेट होना चाहिए, और फिर स्किन को पकड़ के जब हम छोड़ते हैं टेंटिंग से, उसकी स्किन वो की देर डर से से वापस आती वो जल्दी वापस चली जाए तो इट्स मीन डिहाइड्रेटेड नहीं है। अगर देर से जाए तो वो फिर डिहाइड्रेशन को शो करते हैं। तो इस तरह यानी इनको जनरली आप घर पे भी कुछ फैक्टर चेक कर सकते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज कैट्स में ज्यादा आते हैं, घर की बनी हुई है। चीजें नहीं देनी चाहिए, नमक मिर्च वाली चीजों से अवॉइड करना चाहिए, इनसे इनको स्किन के इश्यूज भी होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यू भी होते हैं। हम्म। तो पेट्स को एक छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल इनोसेंट्स की तरह पालना चाहिए। बहुत सारे अल्लाह ना करे हमारी सोसाइटी में जैसे कहते हैं ना, मेंटल लोग भी हैं जो इन बेचारों को हम्म। अब्यूज करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन हम्म। के लिए हम्म। जरूरी है, हम्म। बल्कि हम अपने बच्चों को छोटे जो होते हैं स्कूलों में उन्हें पेट्स की जैसे होता है केयर और मोहब्बत के हम्म। बारे में बताना चाहिए। पेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, या वो एक लिविंग बीइंग के तौर पे उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, ट्रीट करना हम्म। चाहिए, वो हमें जरूर गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को। और इवन के जैसे प्ले ग्रुप होता है या उससे आगे की क्लासेस जहाँ पे एक बच्चे का माइंड सेट बन रहा होता है, हम्म। तो हमें पेट्स के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। तो हमारे साथ वेट ऑबिट साहब मौजूद है। एक डॉग है यहाँ पे जो चेकअप के लिए आया हुआ है और डॉक्टर साहब इसके चेकअप करेंगे पूरा, और डॉक्टर साहब से ये भी पूछते हैं ब्रीड कौन सी है और इनका चेकअप कैसे होता है, और जनरल चेकअप उसका इसका डॉक्टर साहब करेंगे। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आप इसको कैसे चेक करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा अली भाई, इसमें यही होता है, हम्म। अगर ब्रीड वाइज करें तो ये हमारी लोकल पाकिस्तानी ब्रीड है, हम हम्म। इन्हें स्प्रे कहते हैं, लेकिन ये बड़े लायल और बड़े फ्रेंडली होते हैं अगर हम इनको प्रॉपर केयर दें और सारी चीजें। हम्म। जैसे हमारे क्लिनिक ने इसको पाला हुआ है या रेस्क्यू किया था, एक्सीडेंट हुआ था तो ये हमारे साथ रह गए। अब इनमें जो चेकअप हम करते हैं, हमेशा जो जनरल चेकअप हम हम्म। कहते हैं, हेड टू टेल सारी चीजें देखनी होती हैं। हम इनको प्रॉपर यानी टेम्परेचर, हार्ट, लंग्स सारी चीजें चेक करते हैं, हम्म। और जो भी इशू हो अकॉर्डिंग टू इशू फिर हम सारा हम्म। गेट वर्सन। ये घबराते तो नहीं है चेकअप के दौरान? और चेकअप के दौरान मोस्टली तो फ्रेंडली होते हैं डॉग, जितने भी वो हम कुछ पाले एग्रेसिव होते भी हैं। होती? अगर एग्रेसिव हो तो फिर हम जो है ना उनको हम्म। मजल कहते हैं या मुंह बांध देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं। तो एनिमल का बिहेवियर पहले हम असेस करते हैं, फिर ही हम हाथ लगाते यानी हैं या ये चेक जो है करते हैं। ये काम ही है ये काटना काम ही। है, ये हम्म। फ्रेंडली है, ये सबसे जैसे कहते हैं ना हमारे लिए बड़ी स्वीट गर्ल है कि कुछ हम्म। भी नहीं कहती। ये इधर ही रहती है, इवन कि इसकी बिल्लियों से भी दोस्ती है और बड़ी तो काम सर इसकी आईज जाग है। वगैरह का कुछ आप बता रहे थे, कोई आईज का भी कुछ का चेक अच्छा, करते आईज हैं? का हम ये है हम्म। कि हमारा क्लिनिक जो आबिद पेट्स हम्म। क्लिनिक है, इसमें इधर पहले आप हम जरा। आई एग्जामिनेशन में आईज के डिफरेंट ब्रीड्स में डिफरेंट इश्यूज होते हम्म। हैं जो इनहेरेंट होते हैं। हम इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने मौका दिया तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम आईज पे रखें क्यों कि नहीं? ब्रीड वाइज जो है ना कौन कौन से इश्यूज किस में आते हैं और उनको कैसे हम्म। प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हम आईज की सारी सर्जरीज करते हैं। हम आईज का यानी जो पाकिस्तान में बाकी जगहों पे नहीं होते, हम्म। तो हम सारा सेटअप है, सिस्टम है हमारे पास, है एग्जामिनेशन, उसको ऑपरेट करने का, उसके इक्विपमेंट, सारी चीजें अवेलेबल है तो सर हमारे ये डॉग पास। हेल्दी पाया फिर आपने? हाँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉग हेल्दी है बिल्कुल ही, क्योंकि इसने हम्म। डिफरेंट स्टेजेस से ये गुजरी है। हेड तो इंजरी इसको से, हम रोड मतलब हाँ एक्सीडेंट से। ये काम है हाँ, बिल्कुल काम काटता है, नहीं है ये हाँ? वैक्सीनेटेड है, हम इसकी वैक्सीन अभी कंटिन्यू है, लगा रहे हैं, सर रेबीज तो की भी आपने लगा दी है हमने। प्रमोट भी करना चाहिए स्ट्रे डॉग को जो बाहर बड़ा मैं है। डेफिनेटली प्रमोट करूंगा ये एक ब्रीड कैंपेन में। चली हुई अगर है कि आप जो इनको है मार ना, दिया जाता नहीं है मारना नहीं चाहिए, हम्म। इन्हें वैक्सीन करनी चाहिए, जैसे आपको बताया हमारे इकोसिस्टम का लाजमी और कंपोनेंट है। वैक्सीन करके और कॉलर अगर डाल दिया जाए कॉलर गले डाला जाए और इन्हें स्प्रे न्यूट्रल कर दिया जाए तो ये बड़े फायदेमंद जानवर हैं, कोई नुकसान नहीं है इनका। जैसे हम में। समझते हैं कि ये बड़ा डेडली जानवर है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपने भी देखा जी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से इसको चेक किया, बड़ा कॉम और पोलाइट सा ये डॉग है और बड़ा शरीफ सा ये डॉग है, हमें काट काट भी नहीं रहा और बड़ा अच्छे नेचर का लगता है। बहुत तो ही अच्छे बिल्कुल नेचर डॉक्टर का साहब है ने इसको ये। बड़े अच्छे से चेक किया है। और आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यहाँ पे आएंगे, अपने पेट्स को यहाँ पे आके चेक करवाएंगे। डॉक्टर आबिद साहब, डॉक्टर आबिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सो डॉक्टर साहब अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो कि एक बड़ी अहम चीज है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने ये आपने पहले भी बात की थी रेबीज वाली, उस पर मैं दोबारा थोड़ा सा आना चाहूंगा, क्योंकि रेबीज के बारे में आपने बताया था कि होस्ट का मरना जरूरी होता है। तो ऐसे ही ये है। मुझे थोड़ा सा ऑडियंस के लिए अच्छा, समझा दे। मैंने ये नहीं कहा होस्ट का मरना जरूरी है, हम्म। डिपेंड करता है होस्ट है क्या। मैंने अच्छा। कहा डेड एंड होस्ट। डेड एंड मींस कि अल्लाह हाँ। ना करे किसी को हो जाए तो वो हम्म। फिर मर जाता है, चाहे हम्म। वो डॉग हो, एनिमल हो। हम्म। यानी सारे एनिमल्स में होता है, हम्म। इक्वाइन में, बोवाइन में, यानी घोड़ों में, गाय में, और कुत्ते बिल्लियों सारों में। इसमें प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन के लिए डिफरेंट, इसमें रेबीज डे भी मनाया जाता है, इसमें रेबीज कैंपेन चलाते हैं हम, वेटनेरियन एनजीओ हैं,
वो बड़ा काम कर रहे हैं इस पे। इसमें ये होता है कि एनिमल को हम जो है ना, थोड़ा बजाय इसके कि हम समझते हैं डॉग फैलाता है मार दें, नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है कि हम डॉग्स को वैक्सीन करें, हाँ। हम उन्हें न्यूट्रल करें, हम उन्हें स्प्रे करें, ताकि एनिमल जो हीट पे होते हैं तो उस वक्त लड़ाई होती है डॉग्स की आपस में, या वो इस दूसरे को बाइट करते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं रेबीज वगैरह उस वक्त फैलती हैं। हम वैक्सीन करें, हम उनको न्यूट्रल करें, क्योंकि ये इकोसिस्टम ये अल्लाह ने बनाया ना, इसमें डॉग का अपना रोल है। हम इस्लाम में सूर को नहीं मानते, पिग को नहीं मानते, लेकिन पिग का एक अपना रोल भी है एनवायरनमेंट में, कि वो गंद को खाता है, या टू बी फीसेस को, पोटियों को, और इन चीजों को। तो ये सारा इकोसिस्टम है। डॉग इसी तरह हमारे इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैट अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। तो इससे बेहतर है कि हम जो भी एनिमल मिलता है एक अवेयरनेस करें, हम हुकूमती सतह पे, या चाहे वो प्रिवेंशनल गवर्नमेंट है या हमारी वफाकी हुकूमत है, उनको आगाह करें। इस तरह की कंपेन्स होनी चाहिए सरकारी सतह पे। वैक्सीन्स करें, मैक्सिमम वैक्सीन्स करें, और इसकी जो है ना प्रिवेंशन है। इसी तरह मैं थोड़ा और चीजें हाईलाइट करूंगा। अभी जैसे फ्लड आया था, तो हमारी स्नेक बाइट्स के केसेस बढ़ जाते हैं, वो इंसान हो, डॉग हो, एनिमल हो। तो स्नेक में नूम पे हुकूमत को अच्छा खासा काम करने की जरूरत है, ताकि स्नेक बाइट्स होती हैं तो चीजों को रोका जा सके। उससे भी बहुत ज्यादा हमारा लाइफ स्टॉक का नुकसान होता है, और हमारा लाइफ स्टॉक एक रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है पाकिस्तान की जीडीपी में। तो इन चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। सर लेट्स से किसी को रेबीज, किसी, अब हमें तो नहीं पता कि कुत्ते को रेबीज हुआ हुआ है कि नहीं, लेट्स से किसी को डॉग ने बाइट कर लिया, फौरन सबसे पहले एसओपी क्या है? सर सबसे पहले एसओपी यही होना चाहिए, आप अच्छी तरह उसे एंटीसेप्टिक क्लीनिंग करें, उसे वॉश करें साबुन से। ये नहीं किसी सिपरेट या फिनाइल डिटोल या ब्लीच से, नहीं, सिंपल साबुन सबसे बेस्ट जो समझा जाता है। लाइफ बॉय जिसमें कार्बोलिक एसिड होता है, तो वो सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक समझा जाता है, मारे उस जख्म या बाइट जहाँ पे हुई है। उसके बाद बेहतर यही है कि आप एज सुन एज पॉसिबल आप उसकी वैक्सीन करवाएं। इस चीज से बचा जा सकता है, और इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मींस के अगर हम आज 0 डे पे हम डबल डोज लगाते हैं, मैं डॉग की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन साइड पे भी ऑलमोस्ट सेम फॉलो करते हैं। यानी हम जिस बाइट हुई है जिस पॉइंट पे, उसके हिसाब से हम टूवर्ड द ब्रेन ये स्प्रेड करती है, और ब्रेन को एट द एंड इफेक्ट करती है। हम इंट्रामस्कुलर भी दे देते हैं और सबक्यूटेनियस भी देते हैं। फिर डे 3 पे, डे 7 और डे 14, 21 और 28 डेज पे हम इस तरह 5 इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि वो हो ना, रेबीज फैले ना। अगर डाउट भी होता है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी होता है, ताकि उससे बचा जा सके, रेबीज आगे ट्रांसफर ना हो। और लेट्स से किसी को डॉग ने काट लिया है और फौरन रश करके हॉस्पिटल चला गया, अपना हॉस्पिटल सारा, में उसने वैक्सीन करवा ली है, उसके बाद 100% चांस है कि वो उसको नहीं होगा रेबीज? बिल्कुल 100% चांसेस होते हैं कि उससे बचा जा अच्छा, सकता है बचा जा सकता जी। है। और सर हम अब देखते हैं कि जैसे आपको पता है रेबीज पे तो हमने काफी ज्यादा बात कर ली है, और हम अगर थोड़ा सा आगे एक और चीज पे गुफ्तगू करें जो कि आपको पता है बड़ी जरूरी भी है डॉग्स के प्रिवेंशन के लिए। अगर हम समर सीजन में भी देखें और विंटर सीजन, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पहले तो आपको पता है विंटर आने वाला है, तो बहुत सारे लोगों ने आउटडोर डॉग्स रखे हुए हैं, और इस तरह के सारे मामला हैं। तो इस तरह उसमें टॉय ब्रीड्स भी आ जाती हैं जिनके बाल छोटे हैं, जिसमें पग हो गया, बिल्कुल ऐसा या है। कोई उसमें बड़ी कैटेगरीज में भी कुछ ऐसे डॉग्स हैं। उनके क्या, उनकी टेक केयर कैसे करनी चाहिए ताकि इनको ठंड ना लगे, और क्या ये ठंड ठंड कितनी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं? अच्छा, इसमें जो ब्रीड वाइज है, जैसे आपने पग की एग्जांपल दी है, या इसी तरह और कुछ टाइप ब्रीड्स हैं जिसमें चवावा है और सारा, जिनके फर इतनी नहीं होती, तो ये बड़े ही जल्दी सर्दी इन्हें लगती है। और इनका ये होता है, हम ब्रेकिसफेलिक ब्रीड्स कहते हैं, या इनका फेस इस तरह का होता है कि ब्रीदिंग में इनको इशू होता है। अब जैसे फोग के इश्यूज, स्मोक के इश्यूज पाकिस्तान में होते हैं, इन्हें ब्रीदिंग में बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन में इन्हें इंडोर रखना चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर सर्दियों गर्मियों में बेयरेबल जो है ना, इन ब्रीड्स के लिए मिनिमम 27-25 एक अच्छा टेम्परेचर समझा जाता है। चाहे वो गर्मियां हो या सर्दियां हो, 27 आइडियल समझा जाता है पाकिस्तान में। तो वो एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, इन्हें इंडोर रखना चाहिए। अब जैसे सर्दियां आती हैं और बारिश होती है, तो उसमें ये बेचारे बहुत ज्यादा फेस करते हैं रेस्पिरेटरी इशू, और इसी तरह हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स के इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ड्रॉप कर जाता है बेचारों का। ये छोटे बच्चों की तरह होते हैं, बहुत थोड़े टाइब्रिड्स जो है, कि थोड़ा सा खाया उतने ही इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उतनी ही जल्दी इनकी बॉडी की एनर्जी डिप्लीट या खत्म हो जाती है। तो इन्हें बार बार वार्म रखने की जरूरत होती है, बार बार खाने की जरूरत होती है। ये छोटे छोटे मील खाते हैं, तो इस तरह इनकी केयर की जा सकती है, रोका जा सकता है। तो सर अगर ठंड में इनको आप इनको लेट से सर्दी लग गई है, ठंड लग गई है, उनका वो जो आप एक डिजीज का नाम भी दे रहे थे वो हो गई है, तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? अच्छा, हाइपोथर्मिया जैसे हाई टेम्परेचर आपको बताया एक लिमिट है 108,
109 लाइफ थ्रेटनिंग। सेम अगर बॉडी टेम्परेचर 95 से नीचे चला जाता है या 90 हो जाता है, इनका आइडियल टेम्परेचर जो होता है 101.5 हम एवरेज काउंट करते हैं, एनवायरमेंट वाइज वेरी करता है। अगर ये 90 से नीचे चला जाए तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, यानी एनिमल सरवाइव ही नहीं और इस करता। डिजीज में चांस होता है, चांसेस होते हैं इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में, डिजीज तो नहीं आप कंडीशन कह सकते हैं। अगर 95 से ऊपर ऊपर है तो फिर अच्छे चांसेस होते हैं, उसमें ड्रिप्स देते हैं गर्म करके, उसमें मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं, तो वो सरवाइव भी कर जाते हैं। अच्छा, सरवाइव कर जाते हैं, यानी चांसेस होते हैं, वेट्स आर हियर टू डू देयर जॉब। डेफिनेटली। सो सर, अब समर आता है, गर्मी आती है, हमारे पास जर्मन शेफर्ड्स होते हैं, हमारे पास साइबेरियन हस्की होते हैं, लॉन्ग कोट वाले, ट्रिपल कोट, तो उनकी क्या केयर की जाए, क्योंकि उनका क्या फर काट दिया जाए या उनको ऐसे घूमने फिरने दिया जाए, या क्या उनके लिए एसओपीज है? अच्छा, ऐसी सिचुएशन में फर काटना, टू बी फ्रैंक एज ए वेटनेरियन या टेक्निकली मैं नहीं फेवर करता फर काटी जाए, क्योंकि एनिमल का एक बॉडी या अल्लाह ने एक सिस्टम दिया होता है कि वो कंपनसेट करते हैं। हम अगर किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहां पे हर इलाके के लोगों का अपना एक स्टेमिना बन चुका होता है। इसी तरह ब्रीड वाइज में बाल कटवाने या फर रिमूव करने का तो बिल्कुल भी कभी नहीं सजेस्ट करूंगा, एक्सट्रीम अनटिल अनलेस कि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग ना सिचुएशन हो जाए, क्योंकि बॉडी हीट रेगुलेट करती है, उसमें बाल का अपना एक रोल होता है। नेचुरली भी जब वेदर चेंज होता है, साल में इनके 2 दफा बाल शेड करते हैं, सर्दियों का कोट अलग है, गर्मियों का अलग है। तो मैं इस सिचुएशन में यही चाहूंगा कि आप इसको जो है ना थोड़ा फूड पे फोकस करें, यानी गर्मियों की फूड थोड़ा आप मीट पोर्शन कम कर दें, उसमें थोड़ा वेजिटेबल्स ऐड करें, योगर्ट और लस्सी और इन चीजों का इस्तेमाल डॉग में बहुत अच्छा काम करता है, वो कर दें, तो इसको इस तरह हम कंपनसेट कर सकते हैं। और सर, ये जिस तरह पेरेंटोल होती है या ब्रूफेन होती है, ये आप डॉग्स को और कैट्स को दोनों को दे सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पेनाडोल से अवॉइड करें। पेनाडोल तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, कैट्स में तो आप अगर पिलाते हैं तो उसका लीवर उड़ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा सीवियर इफेक्ट होता है, डेडली है, पेनाडोल नहीं देनी चाहिए। ब्रूफेन ऐसा उस तरह डेडली नहीं है लेकिन टॉक्सिक है, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डॉग और कैट्स की कुछ अपनी स्पेसिफिक मेडिसिन है, या तो इमरजेंसी में आप वेट से कांटेक्ट कर लें, पूछ लें, ये चीजें नहीं देनी चाहिए, पेनाडोल और ब्रूफेन नहीं देना चाहिए। अच्छा, आखिर में हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपकी अवार्ड्स की तरफ ही चलेंगे। सर, ये आपको पता है, जब हम मार्केट से कोई कैट परचेज करते हैं, कोई डॉग परचेज करते हैं, हमें नहीं पता होता उसकी वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम, क्या क्या उसके मसले मसाइल हैं, क्या वो उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हमें अगर कोई पेट लेते हैं, हम घर से ले सकते हैं, या हम जैसे डिफरेंट शॉप्स हैं, टुलिंटन मार्केट है और देयर लॉट्स ऑफ शॉप्स, हम उससे भी जाके ले सकते हैं? भाई मैं सजेस्ट यही करूंगा, हम कहीं से भी खरीदें तो विद प्रूफ खरीदें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, घर वाले और ज्यादा हम कंफर्टेबल रहते हैं। मार्केट का डेफिनेटली एक कंजेस्टेड एनवायरनमेंट होता है, हर तरह के एनिमल आ रहे होते हैं, तो एक्सपोजर के चांसेस होते हैं। वैक्सीन का रिकॉर्ड होना जरूरी है, अगर कहीं भी डाउट होता है तो आई विश वैक्सीन दोबारा कराई जाए, चाहे 0 से कराएं उसको, क्योंकि आपको बताएं आपकी इमोशंस जब अटैच हो जाती हैं पेट्स के साथ, आप इमोशनली ज्यादा डैमेज होते हैं, यानी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियली आप इमोशन जब हो जाते हैं तो फिर आप उसको रोकना, बीमारी और सारे वैक्सीन दोबारा करानी चाहिए, कहीं भी डाउट होता है तो वैक्सीन दोबारा सारा प्रोटोकॉल। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन, कि अभी अभी मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया, बड़ा जरूरी है, ज्यादा इम्यून सिस्टम कैट्स का अच्छा होता है या डॉग्स का? अच्छा, ये ब्रीड वाइज वेरी करता है, मैं हमेशा हम यही कहता हूँ, एनवायरमेंट उसमें सेकंड आता है। हमारी लोकल ब्रीड्स का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें ब्रीड्स डॉग की, तो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव या आप कह दें कोई भी डिजीज हो, सबसे पहले उस बेचारे की डेथ होती है रॉटवेलर। बाज़ाहिर एग्रेसिव, बड़ा मस्कुलर लगता है लेकिन इम्यून सिस्टम वीक है। और अगर मैं कहूँ कि इम्यून सिस्टम टाई ब्रीड्स का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, टाई ब्रीड्स जितना, तो इसमें यह भी है जो प्योर ब्रीड्स होती हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, जो थोड़ा मिक्स या कहीं उनका जेनेटिक वेरिएशन हुई है तो उनका इम्यून सिस्टम काफी बेहतर हो जाता है। इसी तरह यानी जो इनके क्रोमोसोम की बात करते हैं, कुछ ब्रीड्स हैं जिनके स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जो उसी ब्रीड्स को होती हैं, कुछ ऐसी चीजें ड्रग्स उन ब्रीड्स में रिकमेंडेड नहीं है, तो इस तरह फिर हम अवॉइड करते हैं। तो सर, आखिर में हम आपकी थोड़ी सी ना ट्रॉफीज के बारे में भी, आपकी ट्रॉफीज बड़ी खूबसूरत पड़ी हुई है, तो इनको अगर आप बैठे हैं, अच्छा, ये हमारी एक जो है ना, ये क्या है? ये PVBA जो है, पाकिस्तान वेटनरी जो है ना बिजनेस एसोसिएशन है, सारे वेटनरियन डिफरेंट फील्ड से होते हैं। ये हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स था तो उधर एक हमारी गेट टुगेदर थी, वहां मुझे रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये उसके लिए है क्योंकि हमारे वेटनरियंस की डिफरेंट एनजीओस हैं, डिफरेंट यानी पोल्ट्री सेक्टर अलहदा है, डेयरी का अलहदा है,
हमारा पेट्स का अलग है, इक्वाइन का अलग है, ब्रू का हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, तो ये हमारे उसके हवाले से है। इसी तरह कुछ जो है ना वर्कशॉप्स में इसको युवासी प्रोनाउंस करते हैं। ये जी युवासी प्रोनाउंस इसकी करते हैं तरफ ये, से क्योंकि आपको मेरे लिए जैसे कहते हैं ना कि मदर इंस्टीट्यूट है हमारा, जहाँ से मैंने सारी डिग्रीज अपनी की। 1882 से इसका एस्टेब्लिश हुआ, तो बड़ा इसका एक नाम है एशियन कंट्रीज या यूनिवर्सिटीज में। तो ये उस उधर कोई वर्कशॉप थी, वहां पे मुझे रिप्रेजेंट। इसी तरह कुछ और चीजें हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज पे देते हैं और हम पार्टिसिपेट करते हैं। रिसेंटली मैंने एक और कोर्स भी किया जो आई स्पेशलाइजेशन या आई के लिए जरूरी था, तो वो भी हैं कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो इस तरह ये हमारी होती हैं वर्कशॉप, या हम अपने कोर्स अपने जर्नी स्किल्स के लिए सीखते हैं और करते हैं ये चीजें। हमने जो है बड़ी मजेदार गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने जो बातें बताई बड़ी जरूरी भी हैं, क्योंकि आप लोगों को खुद भी ये आप पेट्स रखते हैं घर में, आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए बातें। एसओपीज क्या है, टेक केयर कैसे की जाती है पेट्स की, और किस तरह पेट को इम्यून किया जा सकता है, और खुद भी आपको हेल्दी रहना है। वैक्सीनेशन के काफी फायदे हमने बताए, और बाकी जो हमने कुछ डिजीज डिस्कस की उन पे भी बड़ी वो भी बड़ी अहम है। उनको किस तरीके से रिकवरी का क्या सिस्टम चलता है, और किस तरह उनको रेमेडीज क्या है, क्योर क्या है, सारे वेट्स हमें डॉक्टर साहब ने बताया। तो हमने कोशिश की कि जो आपके जहन में क्वेश्चंस थे और हमारे जहन में क्वेश्चंस थे, हम उनको डेफिनेटली यहाँ पे पूछें आके, आपको जवाब भी मिले होंगे। और आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन में से इजाफा भी हुआ होगा, और आप लोग इन चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे। सो वेट आबिद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने मेरे प्रोग्राम में वक्त दिया। हमारे क्लिनिक पे तशरीफ लाए। होस्टिंग यू। सो हम यहाँ पे जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मैं नए प्रोग्राम में नए एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अली अजवद साइनिंग ऑफ जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।